हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन का बोझ। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं अपने ससुराल वालों को समझ पा रही थी और ना ही वो लोग मुझे समझ पा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसे कैसे सबके दिलों में अपनी जगह बनाऊं। एक शाम को मैं किचन का काम ख़त्म कर रही थी कि अचानक राकेश जी को जल्दी घर आया देखकर मैं चौंक गई। जल्दी जल्दी चाय चढ़ाने लगी। जानती हूँ आते ही उनकी चाय की फरमाइश शुरू हो जाएगी। 5 मिनट बाद चाय निकालकर जल्दी से सासू माँ के कमरे में पहुँची। ऑफिस से आकर मेरे पति राकेश जी की हाजिरी वहीं लगती है। ससुर जी का ब्लड प्रेशर, रोहित भैया का कॉलेज, तभी सभी की जानकारी लेने के बाद आखिर में मेरी खोज खबर ली जाती है, और वो भी रात के डिनर का मेन्यू तय करने के लिए। ससुर जी शाम की सैर से आ गए थे, उनके लिए भी चाय लेकर गई। जल्दी से नाश्ते की प्लेट रसोई में रखी रह गई। बस साथ झट से बोल उठी, बहू इनकी पोहे की प्लेट कहाँ है? मैं कुछ जवाब देती उससे पहले ही राकेश जी का भाषण शुरू हो गया। नीलम, 2 महीने हो गए हैं हमारे घर में आए हुए तुमको, पर तुम अभी तक एक भी नियम कायदा यहाँ का नहीं सीख पाई हो। पहले भी तुमने ऐसे ही किया था। रोहित के कपड़े प्रेस करना भूल गई थी और सास के जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, पराए घर की लड़कियां है, ससुराल को अपना घर कहाँ समझती है ये। मैं मुख सी खड़ी रह गई। कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया गया मुझे। मैं सुबह से लेकर देर रात तक इस घर में सबकी फरमाइशों की पूरी करने के लिए पूरे दिन चकरगनी की तरह घूमती रहती हूँ। फिर भी बस यही सुनने को मिलता है कि मैं पराए घर से आई हूँ, पराए घर की हूँ। यह सब सुनने के बाद भारी कदमों से रसोई में आकर रात के डिनर की तैयारी करने में जुट गई। मैं खाना तैयार कर दूँ, मैं तो घड़ी या 2 घड़ी आराम करने के लिए अपने कमरे में जा ही रही थी कि सास ससुर जी को कमरे में अपने श्रवण कुमार बेटे राकेश से धीमी स्वर में बतियाते देखा तो कदम मेरे वहीं ठिठक गए। ध्यान से सुनने पर पता चला कि राकेश 8 दिनों के लिए मुंबई टूर पर जा रहे हैं, इसलिए आज जल्दी घर आ गए थे। मन में टीस सी उठी कि जो खबर सबसे पहले मुझे बतानी चाहिए थी वो अभी तक मुझसे साझा नहीं की गई। अभी 2 महीने पहले ही आँखों से सपने के लिए ससुराल आई थी, पर अपनापन कहीं दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा था मुझे। सबने एक बेगानेपन का नकाब ओढ़ रखा है। हाँ, रोहित भैया को जब कोई काम होता है तो वह ज़रूर मुझसे बात कर लेते हैं और अपनापन दिखाते हैं। राकेश के प्यार की बरसात भी तभी होती है जब रात होती है। मैं जल्दी से मसाले वाला गाउन बदलकर हाथ मुँह धोकर साड़ी पहन लेती हूँ। बाल खोलकर सुलझा रही थी कि तभी राकेश हल्के कमरे में आया मुझे तैयार देखकर मुस्कुराते हुए घेरे में लेने लगे। और मैंने पूछा, आपने जल्दी आने का कारण नहीं बताया जी? राकेश बोले, अरे कुछ खास नहीं, 8 दिनों के लिए मैं मुंबई जा रहा हूँ। मैंने शर्माते हुए कहा, मुंबई टूर? 8 दिन? आपके बिना मैं कैसे रहूँगी? आपसे मुझे अभी तक बताया मेरा मन ही नहीं लगेगा। आपके बिना मुझे भी आपके साथ ले चलिए ना। वैसे भी शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए हैं। यह सुनते ही उनका सारा रोमांच गायब हो गया। मेरी गैर मौजूदगी में सास ससुर जी का ख्याल रखने के बजाय घूमने फिरने की बात कर रही हो। मम्मी सही कहती है कि बहुएं कभी अपनी नहीं होती, पराया खून पराया ही होता है। अब यह सुनकर मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। राकेश भी सारा प्यार मोहब्बत का सिलसिला
अधूरा छोड़कर डिनर के लिए सास ससुर जी को बुलाने चले गए। मैं सास ससुर जी की पसंद के भरवा करेले और सबकी पसंद की अरहर की दाल व चावल परोसकर गर्मा गर्म रोटियां सेकने लगी। सब डिनर पर कुर्सियां खिसकाकर उठ गए। ना तो किसी ने मुझे खाना खाने के लिए कहा, ना कोई मेरे लिए खाना परोसने खड़ा हुआ। मैं भी लाज शर्म छोड़कर जल्दी से हाथ मुंह धोकर अपनी थाली लगाकर बैठ गई। बचा हुआ खाना मेरी प्रतीक्षा में था। भूख बहुत तेज लग रही थी, इसीलिए खाना जल्दी जल्दी खा लिया। सास के कमरे के बाहर लगे वॉश बेसिन के में हाथ धो रही थी कि सासू माँ की व्यंग्यात्मक आवाज़ कानों में पड़ी। राकेश के पापा, देखा आपने? नई बहू वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। मैं जब नई बहू बनकर आई थी ना, तो सास ननद से पूछे बिना रोटी नहीं तोड़ती थी। यहाँ तो मामला ही अलग है। यह सुनकर मन कड़वाहट से भर गया। यह कैसा जहरीलापन है। नई बहू यह नहीं करती, पराये घर की पराया खून। बस यही बात सुन सुनकर कान पक गए थे मेरे। उनकी बातों को दरकिनार कर मैं अपने कमरे में चली गई। वहाँ राकेश आगे कपड़े फैलाए बैठे थे। फैंसी सूटकेस रखा था। समझ गई जाने की तैयारी चल रही है। मैं बड़े प्यार से उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाते हुए बोला, हटिए, मैं आपका सूटकेस तैयार कर देती हूँ। बताइए ना क्या क्या रखना है। राकेश ने हाथ चटकते हुए कहा, अरे यार, कंफ्यूज मत करो, तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का कुछ पता नहीं है। मैं चुप लगाकर बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सड़क की रौनक देखती रही। मन बहुत दुखी हो गया था मेरा। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे समझने वाला ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरा पति भी मुझे नहीं समझता। विवाह के बाद पहली बार बाहर जा रहे हैं मेरे पति, अकेले कैसे रहूँगी मैं। होने को तो भरा हुआ पूरा घर है, कोई अभाव ही नहीं है, पर ससुराल में सबकी अलगाव की भावना मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं पेड़ से टूटी डाली की तरह एक ओर पड़ी थी। कुछ दिन पहले ही बात उनकी बहन रोशनी जीजी आई हुई थी। मेरी हम उम्र ही थी। मैं मन ही मन बहुत उत्साहित थी कि रोशनी दीदी से खुलकर बातें करूँगी। इतने दिनों से लाज संकोच ही पीछा नहीं छोड़ता था कि कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊँ। नई नवेली थी, जुबान खोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं अल्पभाषी थी, मगर सब सोच लिया था कि रोशनी जीजी को अपने दहेज से मिली साड़ियाँ और उपहार दिखाऊंगी। अगर वो कुछ लेना चाहे तो उन्हें दे दूंगी। उनका अपने ससुराल में भी मान बढ़ जाएगा। बड़े चाव से मैंने रोहित भैया से उनकी खाने पीने की पसंद पूछकर मटर पनीर, भिंडी और मेवे वाली खीर बना दी। मैं हल्का सा मेकअप कर तैयार होकर रोशनी दीदी का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। रोशनी दीदी नन्हे यश को लेकर अकेले ही आई थी। उन्हें देखकर मैं बहुत उत्साहित होकर आगे बढ़ी और गले लगा लिया। मुझे लगा जैसे मेरी कोई बचपन की सहेली आ गई हो, पर रोशनी दीदी तुरंत ही मुझसे अलग हो गई और एक औपचारिक सी मुस्कान लेकर माफ़ी मांगते हुए ठिठक गई और अपने माँ बाप के कमरे में चली गई। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, पर मैं सब कुछ भूलकर नंद की सेवा में जुट गई। माँ बेटी को एकांत देने के लिए मैं रसोई में ही बनी रही। छुट्टी का दिन था, सब घर में ही थे। सास के घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया, बहू खाना मेरे कमरे में ही लगा देना। एक अतिरिक्त टेबल लगाकर मैंने खाना लगाने की व्यवस्था की।
और फिर किचन में चली गई। मैं जल्दी जल्दी चपातियाँ बनाने लगी। सास के कमरे में खुशनुमा महफिल जमी हुई थी। ठहाकों की आवाज़ आ रही थी। मैं जैसे ही खाना लेकर कमरे में पहुंची, सब चुप हो गए, मानो कमरे में कोई अजनबी आ गया हो। हंसने वाले चुप हो गए, बोलने वालों ने बातें का रुख बदल दिया। खाना टेबल पर लगाकर मैं जल्दी जल्दी चपातियाँ देने लगी। खाना खाने के बाद रोशनी दीदी और रोहित बर्तन समेटकर रसोई में रखने आए। किचन से निकलते हुए समय वह बिना मेरी आंखों देखे बोले, आप भी हमारे साथ ही खा लेती भाभी। मैं कोई जवाब देती उससे पहले ही रोहित और दीदी किचन में जा चुके थे। एक बार फिर महफिल जम गई। मैं बाई के साथ मिलकर रसोई संभालने लगी। बड़ा मन कर रहा था कि मैं भी उनके पास जाकर बैठूं, घर के अन्य सदस्यों की तरह हंसी मजाक करूं, पर ना मुझे किसी ने बुलाया और ना ही घर के अन्य सदस्यों की तरह हंसी मजाक करो पर ना तो मुझे किसी ने बुलाया और ना ही मेरी हिम्मत हुई। शाम की चाय के बाद रोशनी दीदी जाने को तैयार हो गई। रोहित ऑटो ले आया। रोहित और ससुर जी आंगन में खड़े दीदी की बतिया रहे थे। मैं भी पास जाकर खड़ी हो गई। ऑटो वाला आते ही मैं लपटकर आगे बढ़ी, पर दीदी सर का पल्लू रखकर बाय कहती हुई ऑटो में जाकर बैठ गई। देखते ही देखते ऑटो चला गया। मैं ठगी सी वहीं खड़ी रह गई। लगाव की पीड़ा ने मुझे बहुत उदास कर दिया। रोहित की आवाज़ ने मुझे वर्तमान में लौटा दिया। उसने बताया कि मेरे मायके से पापा का फ़ोन आया है। मैंने मोबाइल लेकर पापा का कुशल मंगल पूछा। उन्होंने बताया कि अप्रैल में उन्हें रिटायरमेंट का प्रोग्राम आयोजित है और मुझे सपरिवार आमंत्रित किया गया है। तब ससुर जी ने पापा से स्वयं आने की असमर्थता जताते हुए बोला, मुझे भेजने की बात कही। तय हुआ कि रोहित मुझे बस में बैठा देगा और बस अड्डे से मेरा भाई नवीन मुझे लेने आ जाएगा। अपने मायके जाने की बात सुनकर मुझे जैसे खुशियों के पंख लग गए हो। पग फेरे के बाद मैं पहली बार वहाँ अकेले रहने जा रही थी। मैं भी अपना सूटकेस तैयार करने के लिए उतावली हो गई। तभी राकेश ने मुझे छेड़ते हुए कहा, चलो अब तो हमारी जुदाई का गम नहीं झेलना पड़ेगा तुम्हें। वह बहुत रोमांटिक मूड में था और मैं अपनी पैकिंग में लगी हुई थी। सारा काम खत्म करने जैसे ही सोई, पता ही नहीं चला कब रात निकल गई। पड़ोस के घर में बज रहे गाने से मेरी नींद खुली। 5 बज गए थे। जल्दी से उठकर नहा धोकर मैं नाश्ते की तैयारी में जुट गई। इन्हें भी ऑफिस जाना था और मुझे अगले दिन सुबह निकलना था। जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। महीने भर का राशन पड़ा था, उसे डिब्बे में भरने लगी। सोच रही थी कि मेरे जाने के बाद किसी को सामान ढूंढने की दिक्कत ना हो। तभी सासू माँ किचन में गई। मुझे यह सब करते हुए देखकर बोली, बहू तुम यह सब रहने दो, मैं काम वाली से करवा दूंगी। सारे डिब्बे को उसी से भरवा लूँगी। तुम मायके से यहाँ जाने की खुशी में सूजी में बेसन और अरहर में चना दाल मिला दोगी। ये काम तसल्ली से करने के होते हैं बहू। मेरे मन में जो खुशी नृत्य कर रही थी, जैसे उसे विराम लग गया हो। बिना कुछ कहे मैं उठ खड़ी हुई। मन में सोचने लगी कि अब तो यही मेरा घर है। कैसे इन सबको विश्वास दिलाऊं कि मुझे भी इस घर की चिंता है। अपने कमरे में जाकर राकेश जी को जो सामान इधर उधर फैला रखा था उसे यथास्थान रखने लगी। राकेश जी नहाने गए हुए थे। अचानक मेरे दिमाग में आया कि पापा रिटायरमेंट का कोई उपहार लेना तो बनता है। छोटी बहन
कृपा और भाई नवीन को भी बड़ी होने के नाते कुछ देना तो पड़ेगा ही। शादी के बाद पहली बार जो जा रही हूँ, सोचा राकेश जी नहाकर आए तो उन्हें सलाह करूँगी। वैसे उनके जाने से अभी 1 घंटा शेष था। वह मुझे उपहार की खरीदारी के लिए साथ तो नहीं लेकर जा पाएंगे, पर क्या देना है इस बारे में सलाह ज़रूर देंगे और आतुरता से इनका इंतज़ार करने लगी। राकेश जी नहाकर निकले तो बहुत जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। उनकी जल्दबाजी देखकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी बात कैसे करूं। जैसे ही वो तैयार हुए, मैंने झट से अपनी बात उनके सामने रख दी। यह बात सुनकर वह झुंझला उठे। अरे नीलम, तुम भी मेरे निकलने के समय दिमाग खा रही हो। मैं इस समय उपहार देने लेने की बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं लेट हो रहा हूँ, तुम जानो और तुम्हारे पापा का रिटायरमेंट जाने। यह सुनकर वह अपना पल्ला झाड़ते हुए उठ खड़े हुए और सास के कमरे में चले गए। जाते जाते अपना सूटकेस भी ले गए, यानी वहीं से विदा हो जाएंगे वो। मैं जल्द ही नाश्ता लगाकर ले गई। मेरे मन में उत्साह पर उनकी बातों ने पानी फेर दिया था। मुझे लगा जाते समय राकेश जी मुझे कुछ रुपये अवश्य दे जाएंगे, पर नाश्ता करके हटे ही थे कि गाड़ी आ गई। अच्छा बाय नीलम, यह कहकर गाड़ी में जा बैठे। मैं देखती ही रह गई, परेशान सी खड़ी सोचने लगी, उपहार के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? जिसका हक था वही अनदेखा करके चला गया। सास ससुर जी से रुपये मांगने में लज्जा और स्वाभिमान की दीवार बन गई। अचानक याद आया कि विदाई के समय विदेश वाली बुआ ने कुछ नोट हाथ में थमाए थे, जिन्हें मैंने बिना देखे संदूक के नीचे तले रख दिया था। मैं जल्दी से कमरे में जाकर संदूक की तलाशी लेने लगी। एक साड़ी झाड़ने पर कुछ नोट गिरे। ऐसे लगा जैसे कुबेर का खजाना हाथ लग गया था, लेकिन गिनते ही निराश ने मुझे घेर लिया। केवल 4,000 रुपये थे। इतने में से अच्छे उपहार लाना कठिन था। मेरे भाई बहन की पसंद तो मुझे पता ही थी। रोहित भैया ने हिम्मत करके साथ चलने की मिन्नत की तो वो मान गए, पर बोले भाभी आपका बजट जितना है उसी अनुसार दुकान पर ले चलता हूँ। मैंने धीमी आवाज़ में बताया कि केवल 4,000 रुपये हैं। यह सुनकर रोहित भैया व्यंग से मुस्कुराए। भाभी फिर तो आप पटरी वालों से ही खरीद कर लीजिएगा। कुछ पटरी वाले आवाज़ देने लगे तो मैं कपड़े देखने लगी। कपड़े वास्तव में काम चलाऊ ही थे। जीन्स टॉप वगैरह। छोटी बहन कृपा और छोटे भाई नवीन के लिए सस्ते कपड़े खरीदकर पापा और मम्मी के लिए कुछ ठीक ठाक लेना चाहती थी। किसी तरह माँ के लिए एक सस्ती सी साड़ी और पापा के लिए एक शॉल लेकर घर लौट गई। ऑटो के पैसे भी रोहित भैया ने ही दिए। इतना साधारण सा सामान खरीदकर ना तो मैं रोहित को कुछ खिला पिला सकी, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं बचे, और ना ही मन की कसम कम हो सकी। उठे ऑटो तक के पैसे भी मैंने रोहित भैया से लिए। मैं शर्म से घड़ी जा रही थी। अपनी पसंद और मजबूरी के बारे में कैसे बताती। कभी कभी इंसान हालात में हाथों कितना मजबूर हो जाता है ना। अगले दिन रोहित भैया ने मुझे बस में बैठा दिया, साथ में ही एक मिठाई का डिब्बा देकर अपना कर्तव्य भी निभा दिया। मेरी सासू माँ ने शादी के बाद पहली बार अकेले मायके जा रही थी। दिल खुशी से धड़क रहा था। पिछली बार पग फेरे के समय वो साथ में थे। मम्मी पापा भाई बहन से ज़्यादा बातें करने का अवसर ही नहीं मिल पाया था मुझे, क्योंकि राकेश हर समय
साथ रहते थे और अगले ही दिन वापस भी आ गए थे, इसीलिए मौका ही नहीं मिला उनसे खुलकर बात करने का। मन रोमांचित हो रहा था मेरा कि इस बार पहली बार सहेली काजल से भी मिलूंगी। कृपा और नवीन में बात कितने अकेले हो गए होंगे ना। उन दोनों की चाहे पढ़ाई से संबंधित समस्या हो या कोई बात अपनी नीलम दीदी से ही पूछते थे। वो सब कुछ मम्मी का दाहिना हाथ में ही थी, हर चीज़ संभाल लेती थी। और मेरे पापा ने मुझे देखकर गर्व से फूले नहीं समाते थे। यही सब सोचते सोचते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। झटके से बस रुकी तो देखा मंजिल आ गई थी। मैं खुशी से झूम उठी। बस की खिड़की से झांका तो मेरा भाई नवीन तेज कदमों से बस की ओर आने दिखा। बस में उतरते ही उसने मेरा सूटकेस थाम लिया। उसे देखकर मैं खुश से फूले नहीं समा रही थी। 2 ही महीने में वह कितना स्मार्ट हो गया था। नए स्टाइल में सजे बाल, आंखों पर काला चश्मा। घर पहुंचते ही ऐसा लगा मानो कोई खोई हुई चीज़ अचानक मिल गई हो मुझे। मैं सबसे लिपट कर मिली। मम्मी पापा ने पीठ पर हाथ फेरा कर दुलार किया। मुझे लगा कि मैं इस प्यार के लिए कितना तरस गई थी ना। वह मेरा और ससुराल का हालचाल पूछकर मम्मी किचन में चली गई। मैं पापा की सेहत और कृपा व नवीन की पढ़ाई के बारे में उनसे पूछने लगी। बड़े अच्छे माहौल में खाना समाप्त हुआ। सब बहुत खुश थे। नवीन और कृपा मेरी अटैची के आसपास घूमने लगे। बताओ ना दीदी, दिल्ली से हमारे लिए क्या क्या लेकर आई हो? सूटकेस तो बहुत भारी है, लग रहा है बहुत कुछ लाई हो। मैं शर्म से गड़ी जा रही थी कि किस मुंह से उन्हें दिखाऊं। हिम्मत करके उठी और दोनों के पैकेट निकाल कर दे दिए। पैकेट खोलते ही कृपा और नवीन के चेहरे उतर गए। दोनों मेरी आंखें देखने लगे। कृपा बोले, कमाल करती हो दीदी, पूरी दिल्ली में यही घटिया चीज़ आपको हमारे लिए मिली थी। आपको पता है ना, हम इस तरीके के कपड़े नहीं पहनते हैं, बिल्कुल चिप लेवल के हैं ये तो। नवीन भी बोला, दीदी ऐसे कपड़े से तो हमारी काम वाली बाई के बच्चे भी नहीं पहनते हैं। शर्म और अपनापन में पानी पानी हो गई। यह सही भी था कि कपड़े उनके स्तर के नहीं थे, पर ऐसा व्यवहार मैंने पहली बार देखा था। उनका दोनों पैकेट पलंग पर ही रखकर कमरे से बाहर निकल गए। मैं हैरान परेशान उन्हें देखती रह गई। जो भाई बहन मुझे इतना प्यार आदर करते थे और मान देते थे, वही सस्ते से उपहार के लिए इतना सुना गए मुझे। ये मेरे ही भाई बहन हैं क्या? मन मेरा कचोट रहा था। बहुत थकी हुई थी। मैं वहीं पलंग पर लेट गई। ना जाने कब आँख लग गई मेरी। शाम को आँख खुली तो कानों में कृपा की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बालकनी से नीचे देखा तो कृपा एक लड़के से बात करती दिखाई दी। लड़का बाइक पर बैठा था। हाव भाव और बातचीत से किसी निम्न वर्गीय परिवार का लग रहा था। अचानक उसने बाइक स्टार्ट की और कृपा को फ्लाइंग किस देता हुआ तेज गति से चला गया। यह सब देखकर मैं हैरान रह गई। अभी तो कॉलेज में कृपा का पहला ही वर्ष है। अभी से उसने अपनी आय में 18 वर्ष की अभी पूरी होने नहीं किए, अभी तक परिव्यक्त भी नहीं है। यह किस रास्ते चल पड़ी मेरी बहन? मैंने सोचा मौका देकर उससे बात करूंगी कि वह गलत राह पर है तो गलत कर रही है, वो भटक गई है अपनी राह से। तभी मम्मी कमरे में चाय लेकर आ गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मम्मी आप यहाँ बैठिए ना। यह कहकर मैंने उनके लिए
लाई साड़ी और पापा के शॉल का पैकेट उन्हें पकड़ा दिया। मेरी आंखों में शर्म से झुकी जा रही थी। उन्होंने साड़ी और शॉल को उलट पुलट कर देखा, फिर बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी बेटी? अभी तेरे पापा ने रिटायरमेंट के अवसर पर महंगी साड़ियाँ दिलवाई है मुझे। और पैकेट वहीं पर छोड़कर वो किचन में चली गई। मैं शर्मिंदा सी खड़ी रह गई। फिर सब समेटकर अलमारी के कोने में रख दिया। बाद में सामान्य दिखने का अभिनय करते हुए मैं मम्मी के पास किचन में चली गई। मुझे देखते ही मम्मी बोली, अरे अरे तू कमरे में आराम कर, यहाँ क्यों चली आई? अब तो तू हमारी मेहमान है। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैं मुंह फेर कर बर्तनों को देखने लगी। मुझे वो दिन याद आने लगे जब मेरे किचन में जाने पर मम्मी निश्चिंत होकर बाहर निकल जाती थी, 2 घड़ी आराम कर लेती थी। कल तो मौसियाँ, चाचा और अन्य मेहमान आ जाएंगे, फिर मम्मी को जरा भी फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बड़ा मन कर रहा था कि माँ की गोद में सर रखकर खूब रो लूँ, मन हल्का कर लूँ, पर मेरी मम्मी लगातार काम करती जा रही थी। शायद उनको कल के फंक्शन की टेंशन हो रही थी। मम्मी मुझसे अपना ससुराल का अनुभव भी पूछती जा रही थी और मैं जो सोचती वही उत्तर देती जा रही थी। मम्मी ने रसोई में पड़ा स्टॉल मेरी तरफ खिसका कर कहा, थक जाएगी, बैठ जा इस पर। उनका यह मेहमानों वाला व्यवहार मेरे सीने में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। अगले दिन घर में बहुत चहल पहल हुई रही, खूब रौनक हो गई थी। मैं सबके केंद्र में थी। सभी मेरे ससुराल के अनुभव, पति और घर वालों के स्वभाव के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। मैं दिल में दर्द छुपाए बस उत्तर देती जा रही थी। जो मन में आ रहा था कैसे बताती कि मैं पेड़ से टूटी हुई शाखा और शाखा से टूटे हुए पत्ते जैसी जिंदगी चल रही है। अपनापन पाने की कई परीक्षा दे चुकी थी। मैं ससुराल में हर बार असफल हो रही हूँ। पापा का रिटायरमेंट का आयोजन बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हो गया। सभी लोगों ने अपनी ईमानदारी से खूब प्रशंसा की। मैंने देखा पापा के चेहरे पर खुशी का जो मुखौटा लगा था वह कई बार खिसक जाता और चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती। मैं जानती थी कि ये चिंताएं मेरी छोटी बहन और छोटे भाई को लेकर है, जो अभी कहीं स्थापित नहीं है। उनकी शिक्षा, विवाह और नौकरी सब कुछ बाकी है अभी। यह तो पापा की दूरदर्शिता थी और समय पर यह मकान बनवा लिया जिनकी छत्र छाया में उनका परिवार सुरक्षित था। अब वो फंड और फैशन से ही गुजरा चलता था। अगले दिन पापा कैटरिंग वालों को हिसाब कर रहे थे। उधर मेहमान की विदाई हो रही थी। मेहमानों के जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। सब थके हुए थे, दोपहर को आराम करने लगे। इस पूरे आयोजन के दौरान मैंने एक बात और नोट की। मेरी छोटी बहन कृपा और नवीन का सहयोग लगभग ना के बराबर था। इससे कृपा काफ़ी समय तो पार्लर में लगाकर आई थी, बाकी समय मौसी, चाचा और बुआ के बतियाती रही। नवीन भी मेहमानों के साथ मेहमान बनकर बस बन ठन कर घूमता रहा। एक बात तो मैंने उसे पड़ोस वाली शॉल से बात करते हुए देखा, जो उसकी ही हम उम्र थी। वह उससे इशारे में बातें कर रहा था। दोनों के बीच इशारेबाजी हो रही थी। देखने में ये तो बात इस उम्र में सामान्य लगती है, पर इन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई और जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये लोग भटक गए हैं। मेरे द्वारा दिए गए उपहार, दोनों के कटाक्ष एक बार फिर मेरी वेदना बन गए। मैंने मन में ही वही बात घूमने लगी। मन उचट गया।
मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। उस समय की कृपा और नवीन घर पर नहीं थे। मम्मी पापा सोए हुए थे। मैंने देखा पूरे कमरे की काया पलट चुकी हो। दीवारों पर हीरे हीरोइनियों के पोस्टर लगे हुए थे। फिर मैंने अपनी अलमारी खोली। उससे मेरी बहुत सी यादें जुड़ी थी। उसने कृपा के कपड़े और सामान रखा था। इधर उधर देखा तो कृपा की अलमारी पर ताला लगा था। अचानक अलमारी के ऊपर रखी 2 गठरियाँ दिखाई दी। उतार कर देखी तो एक में मेरे कपड़े थे और दूसरी में मेरी किताबें बंधी हुई थी। मैं सोच रही थी कि इन्हें कहाँ रखूं। तभी कृपा ने के बाइक से उतरने की आवाज़ आई। बालकनी में जाकर मैंने देखा तो वही लड़का उसके बाइक पर छोड़ने गया था और कृपा ऊपर आ रही थी। मुझे सामने पाकर वह चौंक गई। फिर नज़र बचाकर अंदर जाने लगी। उसी समय नवीन भी किसी के मोबाइल पर बातें करता हुआ ऊपर आ गया। इनके बोझ से भरी इस दर्दशी कहानी में नवविवाहिता लड़की के अकेलेपन, मायके और ससुराल के बीच उपजी दूरियां